हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर्न में। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड, मैंने जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के लाए हैं, जो कि आपके परीक्षा में अधिक तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। और आपका फर्स्ट प्रश्न है, किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है। यानी किसी एफ जो है फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है, आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन ए होगा 1/f। ठीक है, तो किसी भी लेंस की जो क्षमता निकालते हैं तो फोकस दूरी का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। यानी किसी भी लेंस हो, या उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है, जब इसकी क्षमता निकालते हैं तो लेंस की क्षमता निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f। यानी जो फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और फ्रेंड, आपके परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको कि हम लोग डी से सूचित करते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और आपका प्रश्न संख्या 2 है, हीरा का अपवर्तनांक है। आपको बताना है फ्रेंड कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 2.42। ठीक है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और यह प्रश्न संख्या 3 है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है, तो नेत्र लेंस में जो समायोजन की क्रिया होती है वो सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका फिर फ्रेंड, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगधर अधिकतम होता है। यानी प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगधर जो अधिकतम होता है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन ए होगा लाल। ठीक है, तो लाल रंग का जो तरंगधर होता है वो सबसे अधिक होता है। तो आप इसे फ्रेंड याद रखेंगे। तो यहाँ पे तरंगधर आपसे पूछा गया है कि किस कलर का जो है या किस रंग का जो तरंगधर होता है वो अधिकतम होता है, तो आप इसे याद रखेंगे लाल। ठीक है, अगर फ्रेंड आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि किस तरंगधर का यानी किस रंग का जो तरंगधर है वो कम होता है, तो आप बताएंगे इसका आंसर बैगनी। ठीक है, तो बैगनी जो रंग जो है, बैगनी रंग का जो तरंगधर है सबसे कम होता है। ठीक है, आप ये दोनों याद रखेंगे। और फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और प्रश्न संख्या 5 है, विद्युत फ्यूज बचाता है। यानी विद्युत जो फ्यूज है वो बचाता है, यानी क्या बचाता है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। आप लोग फ्रेंड देखे होंगे कि आप लोग का बोर्ड जो है उस बोर्ड में विद्युत फ्यूज लगा रहता है। तो विद्युत फ्यूज जो लगाया जाता है वो किसके लिए लगाया जाता है, लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। यानी आपके जो है करंट जैसे कम बेसी जो होता है, यानी धारा का जो आवेश कम बेसी होता है, जिससे क्या होता है लघु पतन हो जाता है। यानी आपको जो वायर होता है वो वायर में अगर उच्च धारा प्रवेश करता है तो विद्युत जो फ्यूज होता है वो क्या हो जाता है, लघु पतन हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं वो हो जाता है। तो क्या होता है, जो विद्युत धारा का जो आवेश है वो प्रवाह होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज जो बचाता है लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से बचाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 6 है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 50 Hz। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 50 Hz होती है। ठीक है, और आप फ्रेंड एक चीज़ और याद रखेंगे आप यहाँ पे, आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति जो है, आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, और हर्ट्ज को हम लोग Hz से सूचित करते हैं। आप नोट करेंगे। ठीक है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज, और इसको किससे सूचित करते हैं,
एच जेड से सूचित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिसके तहत जो है हम जो भी वीडियो आपको बनाएं आपका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप। ठीक है, तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेस्ला। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, और आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न संख्या 8 है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाली पदार्थ कहलाते हैं, यानी किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा अभिकारक। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया में यानी किसी भी कंपाउंड में जब भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और आपका प्रश्न संख्या 9 है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। तो फ्रेंड ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है इसका। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें क्या चीनी का रासायनिक सूत्र है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी C12H22O11। ठीक है, तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, यानी जो चीनी बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। कार्बन का 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु। ठीक है, तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है फ्रेंड आप इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड आप ऑप्शन जो बी देख रहे हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, आप लोग नोट कर लेंगे ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज भी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। ठीक है, सिर्फ होता है क्या है इसमें, जो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है ग्लूकोज में, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन का 6 होता है। ठीक है, आप ये दोनों याद रखेंगे। और आप ऑप्शन फ्रेंड ए जो देख रहे हैं CH3COOH। ठीक है, तो ये एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, आप ये तीनों जो है याद रखेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और प्रश्न संख्या 10 है। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? यानी कौन सा जो है अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, वो इसका आंसर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन वो क्या है? विद्युत का सुचालक है। यानी जो विद्युत जो है, विद्युत का जो आवेश है वो उससे क्या होता है? प्रवाह करता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन वो क्या है? विद्युत का सुचालक है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न संख्या 11 है। कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 मिलियन। तो कार्बन यौगिक की संख्या लगभग है, तो कितनी है? 3 मिलियन है। देखिए फ्रेंड, आप जितने भी पदार्थ देखते हैं, ठीक है, वो इसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ कार्बन की मात्रा होता है। ठीक है, तो जो भी पदार्थ आप देख रहे हैं, जो भी जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? कार्बन की कुछ ना कुछ मात्रा होता है। तो जितने भी पदार्थ जो देखते हैं, तो उसमें तो कार्बन की कुछ न कुछ मात्रा रहता है, यानी कुछ ही सभी पदार्थ में रहता है कार्बन की मात्रा। ठीक है, तो कार्बन यौगिकों की जो संख्या होगा वो कितना होता है? 3 मिलियन, यानी सबसे अधिक। ठीक है, 3 मिलियन के लगभग होता है। तो फ्रेंड फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और यह प्रश्न संख्या 12 है। निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? यानी कौन से जो धातु हैं वो क्षार नहीं है, वो बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी Mg, यानी मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है क्षार धातु नहीं है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है। एसिटिक एसिड को गलनांक होता है, यानी एसिटिक जो एसिड का गलनांक कितना होता है वो आपको बताना है।
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 290 के, ठीक है, यानी केल्विन होगा, ठीक है, 290 केल्विन एसिटिक अम्ल का गलनांक होता है। और आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन अम्ल नहीं है, यानी कौन अम्ल नहीं है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड चलते हैं ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन क्या है इसका। हाँ, तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ सी है, डी है, तो उसमें से बताना है कि कौन सा अम्ल नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी KOH, ठीक है। तो KOH जो है अम्ल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, आप अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे वो एक आसान ट्रिक बताते हैं, आप उसे से जो है आप पहचान सकते हैं कौन अम्ल है और कौन क्षारीय है, ठीक है। अगर साथ में OH रहे, ठीक है, OH, तो यह क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। और सिर्फ H रहे, यानी साथ में OH नहीं रहे, खाली सिर्फ H रहे, तो वह क्या होगा, अम्लीय होगा। तो ऑप्शन जो देख रहे हैं आप ए में, क्या देखते हैं, HCl, यानी इसमें क्या H है लेकिन साथ में O नहीं है, तो यह क्या है, अम्लीय है, ठीक है। और ऑप्शन जो बी देख रहे हैं, इसमें HNO3, यानी HO दोनों है लेकिन साथ में OH नहीं है, तो वह क्या है, अम्लीय है, ठीक है। ऑप्शन जो सी देख रहे हैं, इसमें भी HO है लेकिन वो साथ में नहीं है, एक साथ नहीं है, H अलग है O अलग है, तो वह क्या है, अम्लीय है। और डी जो देख रहे हैं, इसमें क्या देखते हैं, KOH, यानी OH साथ में है, तो OH जब साथ में रहेगा तो वह क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड कैसे आप पहचान सकते हैं कौन सा अम्लीय है और कौन से क्षारीय है, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और आपका प्रश्न जो है 15 है, निम्न में किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच संतुलन बना रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एवं बी दोनों, यानी श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ये दोनों के जो द्वारा है जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच संतुलन बना रहता है, यानी ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो बीच जो संतुलन बना रहता है वह श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के द्वारा बना रहता है। तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और प्रश्न संख्या 16 है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव, ये सारे जो हैं क्या है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग हैं। आपको बताना है फ्रेंड कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्स, ठीक है। एड्स जो हैं वो क्या है, लैंगिक जनन संचारित रोग हैं, ठीक है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन किससे स्रावित होता है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन जो स्रावित होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। तो हार्मोन स्रावित होता है तो कहाँ से हार्मोन स्रावित होगा, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप जो है अवशिष्ट जो हैं संचित कहाँ रहते हैं या फिर किस में रहते हैं वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी में। तो जो पादप जो अवशिष्ट संचित रहता है वो पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, यानी इनमें से जो सभी हैं इसमें संचित रहते हैं, यानी जमा रहते हैं, ठीक है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और यह जो प्रश्न है 20 है, और देखते हैं क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीच, ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखी। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीच जो है यह पुस्तक किसने लिखी आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डार्विन, ठीक है। डार्विन जो है
द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो डार्विन आप इसे याद रखेंगे। और ये जो प्रश्न है 2018 में भी पूछा गया था और 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने क्लास 10th के साइंस के 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें आशा है कि आपके परीक्षा में अधिकतर जो इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड मैंने जो भी वीडियो बनाए आपके साइंस का वो अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इसी से अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। आप 2018, 19 आप पीछे जितना जाइए आप इस देखिए मिला करके अधिकतर जो है प्रश्न इसी से पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।